जुलाई 2023 तक पिक्सार की फिल्मों ने $15 बिलियन बॉक्स ऑफिस में कमाए हैं, यानी कि औसतन $546.9 मिलियन पर फिल्म। Isn't that incredible? लेकिन कैसे एक छोटा सा स्टूडियो इतना मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन गया, जानेंगे हम इस वीडियो में। खास ही साथ अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको बताऊंगा कुछ ऐसे खास किस्से, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने पिक्सार को 3 बार बेचने की कोशिश की थी। नमस्कार, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इनक्रेडिबल जर्नी एक एनिमेशन स्टूडियो कंपनी जिसका नाम है पिक्सार एंड मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियोज आउट देयर इन वर्ल्ड। हम इनसाइट्स लेंगे एड कटमिल की बुक क्रिएटिविटी इन कॉर्पोरेशन से, जहां पे उन्होंने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस डिसाइफर करी हैं, और साथ ही साथ फिलोसफीज जानेंगे कि क्या है वो कायदे कानून, वो प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट ट्रिक्स जो पिक्सार को इतना कामयाब होने में मदद करती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी। 1986 में पिक्सार की स्थापना ल्यूकस फिल्म, जो कि जॉर्ज ल्यूकस की प्रोडक्शन कंपनी थी। जॉर्ज ल्यूकस वही स्टार वॉर्स वाले जिन्होंने स्टार वॉर्स जैसी एपिक सागा लिखी, के एक कंप्यूटर डिवीजन में हुई थी। ये कहने की बात है, ल्यूकस फिल्म हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और उनकी एक और कंपनी थी जॉर्ज ल्यूकस की इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स का डिवीजन था, जो बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेसशिप्स, स्टार वॉर्स, इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स इजाद करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज के साथ टिंकर करते रहते थे। तो उन्होंने ही अपने ही ऑफिस में एक डिवीजन स्टार्ट करी जिसका नाम था पिक्सार, जिसको लीड करने के लिए उन्होंने एड कटमिल को बुलाया। अब एड कटमिल उसको इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह स्पिन ऑफ करना चाहते थे, और उनका शुरुआत से ही गोल था कि उनको एक एनिमेटेड फीचर फिल्म बनानी है। लेकिन ल्यूकस फिल्म के साथ वो मुमकिन नहीं था, बिकॉज ल्यूकस फिल्म और जॉर्ज ल्यूकस का ध्येय से था वो लाइव एक्शन मूवीज को ही बेहतरीन बनाना चाहते थे, जैसे कि इंडियाना जोन्स। उनका एनिमेटेड फिल्मों में उतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो अब क्या करें एड कटमिल जी? फाइनली कंपनी को बेचने की तैयारी हुई, क्योंकि ल्यूकस फिल्म के लिए कुछ प्रॉफिट का सौदा हो नहीं रहा था। कई दरवाजे खटखटाने के बाद भी कोई बायर कंपनी को लेने को तैयार नहीं, क्योंकि भाई ये 1986 की बात है, जब कंप्यूटर ही अपने आप में नई चीज थी। गौरतलब बात सोचिए कि उस समय कंप्यूटर से इजाद करके कुछ ऐसी चीज क्रिएट करने की बात बताई जा रही है जो शायद किसी के इमेजिनेशन में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि किसी ने दूर दूर तक उसका रेफरेंस देखा ही नहीं है। कार्टून्स के नाम पे अगर लोगों ने देखा है तो वो वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स, जो कि हाथ से ड्रॉ करके स्केच आर्टिस्ट बनाते थे, और उनको वो सिनेमेटोग्राफी से कैप्चर करते थे अपनी खुद की पेटेंटेड मशीन्स के द्वारा, जिनके थ्रू वो मूवीज बना के रिलीज करते थे। लेकिन पूरी तरीके से कंप्यूटर से बने कोई ग्राफिक्स ये आज तक पॉसिबल नहीं था। लेकिन एड कटमिल डटे रहे। फाइनली एप्पल के को फाउंडर यानी कि स्टीव जॉब्स ने उनको फंडिंग दी, और वो बन गए मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन पिक्सार। 70:30 की रेशियो में उन्होंने $5 मिलियन देके ल्यूकस फिल्म के हाथ से पिक्सार की बागडोर खरीद ली। अब पिक्सार प्रॉफिट कैसे कमाए? तो क्योंकि यहाँ पे सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इनकी कंपनी में शुरुआत से थे, तो पिक्सार ने क्या किया जिसमें वो माहिर थे, उन्होंने स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने लगे। लेकिन बहुत मेहनत और प्रयास के बाद भी वो बेचारे सिर्फ 300 यूनिट ही बेच पाए। सिर्फ 300 यूनिट। कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास के बाद भी उनका धंधा चल नहीं पा रहा था। उन्होंने ग्राफिक्स बेचने की कोशिश करी, वो फिगर आउट कर रहे थे कि उनका बिजनेस क्या है एग्जैक्टली ग्राफिक्स और कंप्यूटर्स के बीच में। अंततः उस कंपनी को चलाते, संभालते, खड़ा करते हुए, बिल्कुल जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, स्टीव जॉब्स ने अपनी नेटवर्थ से लगभग $54 मिलियन उस कंपनी में निवेश कर दिए। लेकिन आज तक प्रॉफिट का एक बूंद भी नहीं देखा। तो लाजमी सी बात है कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। तो स्टीव जॉब्स उसको बेचना चाहते थे। अब बेचने के लिए वो गए किसके पास? तो वो गए बिल गेट भाई साहब के पास, और माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी बोली लगाई 90। लेकिन स्टीव जॉब्स, अब जैसा आप सब जानते हैं, अड़ियल के अड़ियल, उनकी माथा ठनक गया कि भाई मुझे तो $120 मिलियन चाहिए, उससे नीचे पे बात नहीं बनेगी, और वो उठ के चले गए। $90 मिलियन मिल रहे थे। भाई साहब ने खरीदी थी कंपनी सिर्फ $5 मिलियन में। 54 मिलियन उसको चलाते चलाते में आगे और लग गए, लेकिन उसके बाद भी उनको $90 मिलियन ऑफर हो रहा था, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। आप एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट समझ रहे हैं, एक कन्विक्शन समझ रहे हैं कि जब उसे भरोसा था कि उसकी चीज की वैल्यू ज्यादा है, तो उसने सस्ते दाम पे नहीं गिराई, जबकि मालूम है कि और कोई खरीदार उस लेवल का है ही नहीं मार्केट में जो उसको उससे बेटर दाम ऑफर कर सके। पर अड़े रहे, उनको कोई डेस्परेशन नहीं था, उनको सही कीमत चाहिए थी, पैसे की जरूरत बहुत थी। $54 मिलियन एट दैट टाइम इज अ ह्यूज अमाउंट। आप सोच के देखिए जरा, और $90 मिलियन आपको ऑफर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन फिर भी नहीं, आपको मालूम है कि आपकी कंपनी की सही वैल्यू क्या है। ये कितना इंस्पायरिंग लेसन है जो हमें स्टीव जॉब्स से मिलता है। कई लोग आजकल 10% फायदे, 20% मुनाफे में ही सब कुछ बेच बाज के निकल के आगे जाके अपना बस फायर करके भाई ऐश काटने के लिए पूरी जिंदगी बस नोट गिरो और बस मालदीव्स में छुट्टियां मनाओ, ये वाली जिंदगी सोचते हैं फाउंडर्स। लेकिन असली लीडर्स तो ये है ना, जो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि पैसे के लालच में नहीं है, वो सही वैल्यू के लालच में है। ये चीज आपको ये दिखाती है। आप अगर इसका मतलब ये निकालेंगे कि स्टीव जॉब्स $30 मिलियन और ज्यादा चाहते थे क्योंकि वो ग्रीडी थे या लालची थे, नहीं, इसका सही मतलब ये है कि उनको अपनी कीमत पता थी और वो सही कीमत के लिए डटे रहे।
तो गोल क्या था? गोल था दुनिया की कंप्यूटर से बनी हुई पहली फीचर फिल्म बनाना। लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे और इंजीनियर्स और एनिमेटर्स लगते और ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करनी पड़ती, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते। लेकिन बिना किसी स्टेबल इनकम और प्रोडक्ट के वो कैसे होता? तो पिक्सार ने अपनी खुद के रिसोर्सेस को यूज करते हुए कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, जिसमें से लग्जो जूनियर पहली फिल्म थी, फिर टिन टॉय बनाई। इन फिल्म्स ने कई अवार्ड जीते, इवन अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई और जीती। इसके बाद कॉन्फिडेंस आया और इनको डिज्नी से डील मिल गई। डिज्नी तब तक बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म्स लगातार निकाल रहा था, इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर, इतने सारे चैनल्स, तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसा वेंडर मिल जाए जो उनके स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से उनको दे सके। तो उन्होंने इनके ऊपर गैम्बल किया और 3 फिल्म की डील स्टीव जॉब्स ने उनके साथ नेगोशिएट करी और टाई अप हो गया, जिसमें से पहली फिल्म बनने वाली थी टॉय स्टोरी 1। अब टॉय स्टोरी 1 बनने के लिए स्टार्ट तो हो गई, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी इतना आसान नहीं था दोस्तों। लगातार कोई ना कोई दिक्कत आई जा रही है, स्ट्राइक्स हो जा रही हैं। अल्टीमेटली ऐसे बात पहुंच गई कि टॉय स्टोरी 1 का प्रोडक्शन रुकने वाला था। 1995 की बात है, लेकिन जो होना था वो हुआ। टॉय स्टोरी बनी और वो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। $140 मिलियन का आईपीओ, उस जमाने का सबसे बड़ा आईपीओ, हाईएस्ट आईपीओ 1995 का हुआ जब टॉय स्टोरी 1 रिलीज हुई और मेगा हिट हो गई। ये स्टीव जॉब्स का ही दिमाग था। उन्होंने ही आईपीओ की टाइमिंग ये सोच के रखी थी कि जब फिल्म रिलीज होगी, बस क्रिएट होगा, कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर सक्सेसफुल हुई तो हमारे इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये उनका ही जीनियस टेक्निक था, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्राइब होकर आईपीओ से उन्होंने $140 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी के लिए इकट्ठा कर लिया। अब डिज्नी के साथ एक असमंजस बड़ी डील थी। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि डिज्नी के साथ वो जो भी पिक्चरें बना के दे रहे हैं उसमें 50-50 स्प्लिट हो, क्योंकि ऐसे क्या है, डिज्नी उनको एक मेहनताना पैसा दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो उनकी पिक्चरें 500, 600, $800 मिलियन कमा रही है, उसमें से सारा का सारा वो खुद ही रख रहा है। ये क्या बात हुई भाई? अब सारी मेहनत करे पिक्सार वाले, कहानी लिखना, इन्वेंशंस करना, जो उस टाइप की फीचर फिल्म्स और सॉफ्टवेयर्स को बनाना जिससे वो इफेक्ट्स, वो लाइटिंग इफेक्ट्स, वो बाल का हिलना भी रुपेंजल जैसी फिल्मों में वो मुमकिन हो पाए, थोड़ा तो ज्यादती होगी। और डिज्नी क्या है, डिज्नी ने सब इतना बड़ा होने का फायदा उठाया, उसने बस हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया और पूरा पैसा मुनाफा लेके जा रहा है। तो स्टीव जॉब्स ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, 50-50 की पार्टनरशिप होगी। तो 50-50 के लिए वो अड़े रहे। उनको मॉरल हाई ग्राउंड से ज्यादा मतलब था। वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, वो सही वैल्यू के पीछे भाग रहे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी पिक्चर आपको पैसा कमा के दे रही, सक्सेस हो रही है, तो आपकी कॉस्ट निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट हो वो 50-50 हमें बंटना चाहिए, विच आई थिंक इज फेयर ग्राउंड। क्योंकि अगर पूरा का पूरा काम पिक्सार ही कर रहा है, डिज्नी अपना सिर्फ लोगो लगा रहा है, डिज्नी रिस्क ले रहा है उनके प्रोजेक्ट को फंड करने में, बट अगर वो अपना रिस्क रिकवर करने के बाद प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट तो कायदे से ईमानदारी से स्प्लिट होना चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत पिक्सार ने करी है। आखिरकार वो कारवां इतना बनता गया कि ये फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, अपने टर्म्स पे नेगोशिएट कर पाए स्टीव जॉब्स, और फाइनली दोनों ने सही मौके पे पिक्सार और डिज्नी को क्लब कर दिया और डिज्नी ने अक्वायर कर लिया पिक्सार को 2006 में। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक खास बात का सवाल उठता है, कैसे एक ग्राफिक्स कंपनी एक स्टोरी टेलिंग का पावर हाउस बन गया। इसकी खास बात यह है कि पिक्सार में कल्चर बहुत मायने रखता है। हमेशा से एड कैटमुलर और उनकी टीम ने इनकरेज किया अपनी टीम को कि वो रिस्क ले, वो नए, बोल्ड, इनोवेटिव, क्रेजी आइडियाज के साथ आए और अपने फेलियर्स के साथ सीखें, फेलियर्स को इकट्ठा करें। ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग्स हो जहां पे वो लोग चुन चुन के एक एक कमी खामी को दूर कर सके और रिआइटरेट करें। एक पूरा नॉलेज बैंक हाउस बनाए पास्ट की सारी मिस्टेक्स का, जो दूसरों को मिल सके। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि टॉय स्टोरी फिल्म ऑलमोस्ट डिलीट होने वाली थी। हाँ, टॉय स्टोरी फिल्म ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई थी कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से, लेकिन थैंक गुडनेस कि उसकी एक बैकअप कॉपी, एक एनिमेटर जो कि मैटरनिटी लीव पे थी, अपनी बेबी की टेक केयर करने के लिए, घर से काम करने के लिए उसके पास थी, वरना गए थे $200-300 मिलियन पानी में छापाक। अगली सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो स्टोरी टेलिंग पावर हाउस को खास बनाती है वो है उनका ब्रेन ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट। ब्रेन ट्रस्ट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बेसिकली समझ लीजिए एक ऐसा रूम जहां पे एक फीडबैक लूप बना हुआ है, जहां पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्वालिटी को ड्राइव करने के ऊपर काम होता है। यानी कि सारे मेन पिक्सार के डायरेक्टर्स इकट्ठा होते थे एक कमरे के अंदर, जो भी फिल्म का जितना परसेंटेज काम बन चुका है, 10-12 सीन, 5-6 सीन, व्हाटएवर, उसकी स्क्रीनिंग होती थी और उसको उसी स्टेप पे कि वो हमें फीलिंग करा पा रहा है कि नहीं, ये सीन काम कर रहा है कि नहीं, ये पंच लाइन काम कर रही है कि नहीं, एक एक माइक्रो डिटेल पे मिल के काम करते थे और हर एक को इनकरेज किया जाता था कि वो अपनी टिप्पणी दे, ताकि फीडबैक किसी से भी लिया जा सके और इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि अच्छा आइडिया कहीं से भी आ सकता है। अब यही वजह है कि पिक्सार ने 23 अकेडमी अवार्ड जीते हैं, 23 ऑस्कर्स, कैन यू बिलीव इट, 10 गोल्डन ग्लोब्स एंड 11 ग्रैमीज एज वेल। आई मीन
कम ऑन, इज दिस लाइक देयर इज नो अदर प्रोडक्शन हाउस इस तरीके का स्टेलर रिकॉर्ड बनाने में काबिल। 2 साल में पिक्चरें आती हैं जो हमारे दिल को छू के चली जाती हैं, चाहे इनसाइड आउट हो, चाहे सोल हो। क्या मेमोरीज है उन पिक्चरों की। वो बनाते तो बच्चों के लिए, बट हम अडल्ट्स का बच्चा जगा देते हैं अंदर ही अंदर, जो आपने महसूस किया होगा शायद। आप भी मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपकी फेवरेट पिक्सार फिल्म और कैरेक्टर कौन सा है। मैं भी देखूं कि हम सबने सारी फिल्में देखी हैं कि नहीं देखी हैं। लेकिन पिक्सार ने ऐसा कैसे मैनेज किया कि वो लगातार इतनी फिल्में बना पाए जो डीपली बच्चों के साथ रेजोनेट हो रही थी और अडल्ट्स के साथ भी वर्ल्ड वाइड। क्या सीख सकते हैं हम पिक्सार की क्रिएटिविटी से और उनके कोलैबोरेशन की टेक्निक से, जो हम कोलैबोरेट करके अपने क्रिएटिव एंडेवर्स में एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर यूज कर सकते हैं। पिक्सार की पहली फीचर फिल्म जो कि टॉय स्टोरी थी, उसका बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दोस्तों। वो दुनिया की पहली कंप्यूटर जनरेटेड फुल्ली एनिमेटेड फीचर फिल्म है। पिक्सार के बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात करें तो टॉय स्टोरी 1, 2, 3, 4, इनक्रेडिबल्स सबने $1 बिलियन तक कमाया है। अब आपको एक खास फैक्ट बताता हूँ। पिक्सार की एक फिल्म थी ब्रेव, जिसमें उनको एक फीमेल कैरेक्टर के घुंघराले बाल चाहिए थे, लेकिन घुंघराले बालों की फिजिक्स कंप्यूटर में जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट, नियर इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि वो बिलीवेबल तरीके से अगर वो कैरेक्टर घूम रहा है तो उसके बाल किस वेवलेंथ के साथ घूमेंगे और किस तरीके से वो झड़क के नीचे आएंगे, इस तरीके की माइक्रो डिटेल पे भी वो लोग काम करते हैं। और उसको करने में सही परफेक्ट, सही टेक्सचर, सही कलर को पता 2 साल लग गए खाली उस बालों के हिलने को एक्यूरेटली डिपेक्ट करके एनिमेट करने के लिए। सोचिए कि कोई इतनी डिटेल और इतनी शिद्दत के साथ किसी चीज को परफेक्ट करने के लिए घुसेगा तो करिश्मा तो होगा ही ना। आप भी कुछ बनाना चाह रहे हैं तो उसे पूरे तन मन धन से अपना बेस्ट देके बनाइए, जिसमें आपका पूरा समर्पण। उसमें कोई शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे दोस्तों, वक्त लगेगा। आजकल की कंटेंट की दुनिया में जहां लोग 1-1 मिनट की रील कंटेंट आए दिन बनाए जा रहे हैं, आप सब्र करके अपना काम करिए। आप जो भी बना रहे हैं इत्मीनान से बनाइए, वक्त लेके बनाइए, संघर्ष करिए, उस संघर्ष का मजा लीजिए, क्योंकि संघर्ष में भी अपना एक खूबसूरत सा मीठा एहसास और स्वाद है। वही आपको सक्सेस को ज्यादा मजे से चखने में फील कराता है। क्योंकि अगर आप बिना किसी संघर्ष के सक्सेस पा लेते ना तो वो बस हाँ नॉर्मल हाई लगता है। पर अगर आपने बहुत मेहनत करी हो, बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जाके आपने वो हाई पाया है, तब कमाल हो जाता है। वही लगता है जैसे कि हमने कमाया है। फिर पिक्सार ने फाइनली डिसाइड किया कि उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो साल में 2 पिक्चरें निकालेंगे, जिसमें से एक उनकी किसी पॉपुलर टाइटल का सीक्वल रहेगा और एक नई फिल्म आएगी। जो जैसा आपने देखा होगा, प्लेन्स बनाई, कार्स बनाई, इनक्रेडिबल्स बनाई, टॉय स्टोरी बनाई, तो एक नई फीचर फिल्म आती थी और एक उनका स्पिन ऑफ आ जाता था, सीक्वल आ जाता था। सो अल्टीमेटली दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बेसिक फैक्ट्स या विकिपीडिया का ज्ञान शेयर नहीं करना चाहता था। मैं बात करना चाहता था इस सनक के बारे में जो थी पिक्सार के फाउंडर्स के अंदर, जो थी स्टीव जॉब्स के अंदर, इस विश्वास को कायम रखने के लिए कि उनकी सही वैल्यू क्या है। एड कैटमुल की कि उनको अपना जो गोल बनाना था उसमें बनाने में 10-15 जितने साल लग गए, वो कमिटेड रहे और उन्होंने वो पूरा किया। और वो पूरा किया तो ऐसा पूरा किया कि जब पहला निकला तो उसने सारे छक्के छुड़ा दिए सबके। ऑस्कर विनिंग फीचर फिल्म, $1 बिलियन इन रेवेन्यू। दोस्तों, इससे बस हमें यही सीख मिलती है कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप सच्चे दिल, सच्चे मन से मेहनत करके अपने कर्तव्य को पूरा करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा आपकी टिप्पणी सुन के, पढ़ के। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सब मचाते रहो।